Hello friends, welcome to my channel. This is study drill. ओके तो आज हम RRB LB CBT 2 के पेपर का एनालिसिस देखते हैं। अभी तक मुझे जहाँ तक पता चला है कि स्टूडेंट्स ने कहा है कि पेपर थोड़ा सा टफ आया था, लेकिन कोई कोई बोल रहा है कि मॉडरेट भी आया था। सो ठीक है, मैंने जब एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि पेपर का जो ट्रेंड है वो प्रीवियस ईयर के इसमें के ही है। उसमें कुछ ये नहीं है। ओके, तो ठीक है, आज हम अपने पेपर का ये एनालिसिस चालू करते हैं। ठीक है, देखिए। ओके, तो फिर अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली पेपर का लेवल क्या रहा है। ओवरऑल पेपर कैसा था, हार्ड था या मॉडरेट था या फिर डिफिकल्ट। ओके, या फिर वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है। तो पेपर वन बोल रहे स्टूडेंट्स की जो था, मतलब प्रीवियस ईयर के ट्रेंड ट्रेंड के हिसाब से था। और पेपर टू में उनको थोड़ी थोड़ी दिक्कत हुई है। बोल रहे हैं कि कुछ नए क्वेश्चंस है, मेरे पास कोई नए क्वेश्चंस नहीं आए। पर वो बोल रहे हैं कि हाँ, कुछ नए क्वेश्चंस आए हैं। मैंने जैसा पेपर प्रेडिक्ट किया था, पेपर तो वैसे ही आया, उसमें से ही आया। हालांकि मुझे कुछ एक्सपेक्ट था कि जो थोड़े उसमें से डिफ़िकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस है वो पूछे जाने चाहिए, पर ठीक है। पेपर इसमें से ही आया। तो इसमें क्या इंक्लूड है, मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। और मेन मतलब बात जो कर रहे थे, जीएस इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक है, इसीलिए पेपर अच्छा था। और अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे जो मुझे रिलेवेंट क्वेश्चन लगे जो स्टूडेंट्स ने भेजे। ठीक है, तो इसमें का पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रैम इज़ फास्टर एंड डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड। तो आपको पता है कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक फास्ट रैम होती है। एक्चुअली ये डिवाइड होती है तीन टाइप में, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो सो इसका करेक्ट आंसर है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और 2019 में भी इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें एक्चुअली जो शीट की साइज़ होती है उसमें दो टाइप्स आते हैं, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड। और ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड उसे याद रखना बहुत इजी है। आप थोड़ा बहुत लिख के या कुछ करके याद रख सके, पर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आप ध्यान रखिए। हाँ, इन 1968 विच कंट्री प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ होल्डिंग अ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर स्वीडन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा हार्ड टाइप का लगा था, पहली बार सुना था, तो मैंने प्रीवियस में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है। सो आप अगर इस प्रकार की क्वेश्चन भी आते हैं तो भी आप इग्नोर कर दीजिए। एक दो क्वेश्चन से कोई सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता है। ये क्वेश्चन सिर्फ एग्ज़ाम की लेवल मेंटेन करने के लिए आते हैं। अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे इसका आंसर आया है, तो आप उसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि एक दो ये ऐसे एक दो क्वेश्चन कुछ फ़र्क नहीं करते हैं। मेन क्वेश्चन जो होते हैं वो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उससे ही पूरी मेरिट बनती है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। पावर पावर को बोलते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क। और एक कंफ्यूजिंग है इसमें, एनर्जी एनर्जी को बोलते हैं द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। और वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, आप ये भी ऑप्शन ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज द रॉन्ग फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पावर। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको एनालाइज हुआ होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने ये एक दो बार अगर लिख लिए या थोड़ी रिवीजन कर ली तो आप ये कर लेंगे। इसमें से वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी पूछे हैं, और मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ठीक है, वो करना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछे हैं। थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ इसमें से।
पी इज इक्वल टू वी आई वाला फार्मूला बहुत बार पूछा है, और पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। और आप ये ध्यान में रखना चाहिए आपको, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक यूनिट्स ऑफ द टाइम, मास एंड टेम्परेचर? तो द 7 फंडामेंटल्स यूनिट्स ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर, फंडामेंटल यूनिट ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में, जेई में या ईएलपी में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बेसिक है। सो लेकिन कभी कभी बेसिक भी हमसे भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, तो ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वेलोसिटी टाइम वर्सेस टाइम ग्राफ, ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है। 2019 में भी इसमें से क्वेश्चन आए, और उसके पहले से भी इसमें से क्वेश्चन आए हैं। इसमें से और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये तीनों बहुत इजी है। आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से इसको ये कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं तब हमें उसके ऑप्शन से भी हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली बार कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। सो मेरा ये कहना है कि अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो ऑप्शन को भी एक बार नज़र मारना चाहिए, सो दैट हम आगे के क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर सकें। व्हाट इज़ द नेगेटिव ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम कॉल्ड? हमें एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पता है। एक्सेलरेशन में क्या होता है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन में कि जो सर्टन डिस्टेंस पे हमारी जो स्पीड है वो बढ़ती रहती है, स्पीड बढ़ती है। और डिसेलरेशन में क्या होता है कि जो हमारी जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड से कम कम होती है। सो यही वो कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, ध्यान में रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी? एएलपी के बेसिक्स में ये सब मेंशन है कि आपको यूनिट्स और इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो वो कौन से यूनिट्स है जिसमें ये है क्वांटिटीज़ है जिसमें यूनिट्स नहीं है, वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कौन से क्वांटिटीज़ है जिसके जो सिमिलर यूनिट्स हैं उनके, तो ये सब आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना 100% तय है। सो ये सब बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो इसमें से हम क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं इजीली। सो रिलेटिव डेंसिटी, स्ट्रेन, मैग्नीफिकेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इन सबके यूनिट्स नहीं हैं। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैंने कुछ एनालिसिस किया है, उसमें से ये क्वेश्चंस जो मैं पर्सनली इसमें डाल रहा हूँ वो क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। सो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, और नॉन कंजर्वेटिव में पाथ पर डिपेंड करता है। इसके एग्जांपल्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिव के एग्जांपल्स है इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव के फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स और एयर ड्रैग फोर्स, एयर ड्रैग। सो मैं एक आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स मेरे लिए पर्सनली ध्यान में रखना थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैंने क्या किया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही ध्यान में रखे, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स और एयर ड्रैग फोर्स। सो दैट क्या होगा कि हम कंफ्यूज नहीं होंगे, और हम क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। अल्टीमेट एम हमारा है कि इसमें से जो नंबर मिलने हैं वो हम नंबर ना गवाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा है। बेसिकली आपको व्यूज़ का नॉलेज होना चाहिए, कौन से टाइप के व्यूज़ होते हैं, कौन से टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं। तो ये मेरे नोट्स का क्वेश्चन मैंने इधर डाला है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और मैं अभी भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो ग्राफिकल प्रोजेक्शन के दोनों पार्ट है, पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या है, एक्चुअली जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्ट है वो इसको यूज़ करते हैं। पैरेलल प्रोजेक्शन के और दो सब टाइप्स होते हैं, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन और ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि जो प्रोजेक्शन है वो एक दूसरे को पैरेलल है।
सो और जो पैरेलल प्रोजेक्शन है उसके और दो सब टाइप होते हैं, और उसका जो टाइप है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और ऑक्सिलरी प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमें पता है कि जो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन है उसमें आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्रायमेट्रिक है। सो ये हमें ध्यान में रखना है। ऑक्सिलरी व्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑक्सिलरी व्यू इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें उसकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऑर्थोग्राफिक व्यूज दैट इज़ प्रोजेक्टेड ऑन टू एनी प्लेन अदर दैन फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल और प्रोफाइल प्लेन। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल और प्रोफाइल प्लेन के अलावा जो कोई भी ऑर्थोग्राफिक व्यू है उसे हम ऑक्सिलरी व्यू के अंदर काउंट करते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व की होगी तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार आया होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट। इसका जो डिफरेंस है वो हम थोड़ा ध्यान देके ट्रिक की वजह से ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, इधर अगर रेजिस्टेंस है तो इधर रिलक्टेंस है, इधर अगर रेजिस्टिविटी है तो इधर रिलक्टिविटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक सर्किट में इधर कंडक्टेंस है तो इधर परमानेंस है, और इधर अगर कंडक्टिविटी है तो इधर परमेबिलिटी है, ठीक है। तो आज भी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें एक मिला कि कैपेसिटर का मीनिंग क्या होता है, स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडक्टर स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो हमें बार बार कंफ्यूज करते हैं, तो उन क्वेश्चन की तरफ अगर हम थोड़ा ट्रिक करके या कुछ करके, अगर थोड़ा वाइल्ड थिंक करके अगर हम सोच के उसे ध्यान रख पाए तो हमारे नंबर कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अभी भी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, पर वो क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे कि उन्होंने शायद कोई गलतियाँ कर दी है, कुछ कुछ उन्होंने बराबर से उन्होंने टाइप नहीं किया है, इसलिए मैंने वो इंक्लूड नहीं किए है। बाकी जैसे जैसे और मुझे मेरे पास कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको कोई जानकारी मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।